किसी भी शहर की जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, किसी भी शहर का मूलभूत ढांचा होता है और किसी भी शहर का औद्योगिक प्राद्योगिक उसके साथ साथ शहर की ऐतिहासिक विरासतें कैसे बढ़ें, इसके अंदर बहुत अहम किरदार होता है उस शहर के सामाजिक लोगों का। राजनीतिक लोगों को तो भले ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा और कोई काम ना रहता हो, लेकिन जब जब भी कभी राजनीति भटकती है तो फिर समाज के लोग आगे आते हैं। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत आज मौजूद हैं खास मुलाकात में कि जिन्होंने राजनीति से शुरू तो किया था, भले ही आगे राजनीति की फिर तैयारी करें, लेकिन इस समय फरीदाबाद के लिए एक सोच लेकर चलते हैं कि आखिर फरीदाबाद को कहां तक जाना चाहिए था जहां वो नहीं जा पाया। और इसी सोच के साथ उन्होंने जो अपनी संस्था बनाई है, एनजीओ है जो उनका, उसका नाम भी उन्होंने रखा हुआ है सेव फरीदाबाद। सेव फरीदाबाद का मतलब हुआ कि फरीदाबाद बचाओ। फरीदाबाद बचाओ। पारस शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे देश रोजाना में। नमस्कार जी। कैसे बचाएंगे फरीदाबाद? संजय जी, ऐसा है कि फरीदाबाद को बचाने की जो आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले तो इसके ऊपर चिंतन बहुत जरूरी है। जी जी। जो बहुत लंबे समय से हमारे जो फरीदाबाद शहर में जो नेतृत्व रहा, कई बार मैंने सोचा कि भाई मैं एक बार थोड़ा हिस्ट्री में जाकर देखूं कि भाई किस किस नेता का डेवलपमेंट का क्या ब्लूप्रिंट रहा हमारे शहर के हिसाब से। तो मुझे किसी का कोई ब्लूप्रिंट नहीं मिला, चाहे वो मौजूदा कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, चाहे इससे पहले अवतार भड़ाना जी रहे या उससे पहले कोई और नेता रहे होंगे, रामचंद्र बैंदा जी रहे। तो सबने जो पार्टी ने कोई एक चीज निर्धारित कर दी हमारे शहर के लिए, उसी को इम्प्लीमेंट वो लोग करते रहे। लेकिन कोई खास, जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई एक कस्टमाइज्ड अप्रोच जिसको हम बोलें, वो हमारे शहर के लिए कभी नहीं आई। कस्टमाइज्ड अप्रोच से मतलब ये है कि भाई हमारा फरीदाबाद शहर शुरू से ही औद्योगिक नगरी रहा। देश के अगर हम मानचित्र के ऊपर देखें तो एक टॉप मोस्ट जो इंडस्ट्रियल सिटीज के अंदर हमारा शहर रहा। रिसेंट उसका जो उदाहरण अगर आप देखें, चंद्रयान जो अभी जो भेजा गया, उसमें जो स्टील की जो मेटल शीट्स जो लगी है वो फरीदाबाद से बन के गई। सबसे बड़ी जो हेलमेट बनाने वाली कंपनी है, स्टड्स जो कंपनी है, वो फरीदाबाद से है। तो मतलब ये मैं आपको गिने चुने वो उदाहरण दे रहा हूँ जो बिल्कुल आम जनता को भी पता है कि हाँ भाई स्टड्स फैक्ट्री जो है वो फरीदाबाद के अंदर है। ये चंद्रयान वाली मैंने आपको एक बात बताई। तो हमने इस औद्योगिक शहर के लिए कोई ऐसा विशेष ब्लूप्रिंट तैयार नहीं करा जिसके अंदर कि हम इस शहर को एक अलग तरह की जो डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी है उसके ऊपर लेके जा पाए। तो इसके ऊपर मैंने काफी चिंतन किया और फिर हमने फरीदाबाद की जो भौगोलिक स्थिति है, फरीदाबाद की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं हम लोग, तो इतनी खूबसूरत इसकी भौगोलिक स्थिति है। एक साइड यमुना है, एक साइड बीच में शहर है, फिर एक साइड पहाड़ है, फिर अरावली की पहाड़ियां हैं जी। ठीक है। जैसे मैं आपसे अभी पहले भी चर्चा कर रहा था कि अगर हम फरीदाबाद को देखें कि भाई यहाँ पर रेवेन्यू सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है संजय जी कि फरीदाबाद के जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं उनके सिर्फ शराब के ठेकों के अलावा कॉलोनियों को काटकर उनके अंदर बिजली, सीवर, पानी या नगर निगम की जो भी छोटी मोटी आय होती है उसके अलावा कोई रेवेन्यू सोर्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। जबकि फरीदाबाद के अंदर अरावलीज की कितनी अच्छी एक खूबसूरत वादियां हैं, खूबसूरत पहाड़ियां हैं जो विश्व के सबसे पुरानी माउंटेन्स हैं, ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो अरावलीज हैं, जिसकी एक अच्छी खासी श्रृंखला फरीदाबाद से होकर गुजरती है। वहां पर हम कोई एक टूरिज्म स्पॉट डेवलप कर सकते थे, वहां पर हम कोई इस तरह का सफारी जैसी कोई चीज जो है, अभी पीछे सुनने में भी आया था कि मुख्यमंत्री जी ऐसा कुछ वो सोच रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ और पॉलिटिकल रीजंस थे, बट आई विल नॉट डिस्कस दैट। लेकिन इस तरह के कुछ चीजें हमें लेके आनी चाहिए थी। यहाँ पर बड़खल झील हम लोगों ने सुखा दी। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्या रहा कि भाई यहाँ पर जो अवैध खनन चलता रहा वो आज भी बंद नहीं हुआ है, अवैध खनन। तो अवैध खनन की वजह से जितना भी जो नेचुरल जो रूट था वाटर का, जो नेचुरल जो रेन वाटर आता था वो इकट्ठा होता था उन पहाड़ियों के अंदर और एक खूबसूरत झील के रूप में जो रहता था, वो अवैध खनन की वजह से पानी का सारा जो ट्रेजेक्टरी थी, पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन था, वो सारा खत्म हो गया। और हमारे नेताओं ने केवल पहाड़ को का खनन करके उसको बेचने के ऊपर ध्यान लगाया, जिससे कि केवल और केवल उनकी जेबें भरी, उससे समाज का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई हित नहीं हुआ उससे। अगर आप देखें कि फरीदाबाद के अंदर जो कोट गांव है, कोट गांव के अंदर जो पुराने बड़खल पे और थोड़ा सा आगे बढ़ूं आपके साथ। बड़खल लेक के लिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने कहा था, भारी भरकम बजट की बात आई थी जी। कितना समझ रहे हैं, कितना वो धरातल पर उतरा अभी तक? देखिए, धरातल पर तो मैं नहीं मानता उसको, क्योंकि आप ये समझिए कि सिर्फ मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये लोग जो दिमाग लगाते हैं, ये लगाते हैं कि भाई अच्छा जी यहाँ पर बड़खल झील थी, अब किसी तरीके से यहाँ पे पानी ले आओ। आप
जो चीज नेचुरली एक बार खराब हो गई, अगर आपने पहाड़ का खनन कर दिया तो पहाड़ तो आप दोबारा उगा नहीं सकते, आप कितना मर्जी पैसा खर्च कर लो। बिल्कुल। अगर किसी नदी ने अपना पाथ चेंज कर लिया तो आप उसके पाथ को तो बदल नहीं सकते, ठीक है, चाहे कितना मर्जी पैसा खर्च कर लो। तो बात यहाँ पर हो रही है कि नेचुरल वाटर बॉडी इन फरीदाबाद वर्सेज जो मैनमेड वाटर बॉडी अब आपने बना दी, ठीक है। तो मैनमेड वाटर बॉडी कैसे बना रहे हैं आप? एसटीपी के पानी को साफ करके, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी साफ होकर आ रहा है, वो पानी जो है अब आपने उसको एक झील के रूप में दे दिया। ऐसी तो यहाँ पर एक जिसका नाम ये डेथ वैली रखा हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारी दुर्भाग्यपूर्ण से दुर्भाग्यवश बहुत लोग मरते हैं, तो आप उसको डेवलप कर सकते हो। आप वहां पर, क्योंकि वो तो नेचुरली इकट्ठा हो रहा है पानी, वहां पर तो आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो और इस तरह की बहुत सारी झीलें डेवलप होगी। वो झील डेवलप कैसे हुई? वो अवैध खनन की वजह से डेवलप हुई। तो ये तो सिर्फ क्या है कि जो बजट को खर्च करने का साधन है और मीडिया में प्रोपेगेंडा चलाना कि भाई देखो जी हमने तो बड़खल झील दोबारा से भर दी, ठीक है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि भाई तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, ठीक है। तो ये बात करो कि भाई झील, उसके बाद आपने जो अवैध खनन की वजह से हमारी इतनी खूबसूरत बड़खल झील जो खत्म हो गई, फिर आपने उस अवैध खनन को रोकने के लिए क्या किया? आज आप ये कर दोगे, फिर क्या होगा कि तो एसटीपी का पानी इकट्ठा होता चला जाएगा और आप तो अवैध खनन फिर और हो जाएगा वहां पर, तो जो और नेचुरल झील बन रही है वो सारी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। एक टाइम था जब बड़खल पे हम भी आया करते थे, आज से 15-16 साल पहले, 20 साल पहले की बात लगभग गई होंगी जी। एक बहुत बड़ा पिकनिक ये हब था, लोग यहाँ पर बहुत दूर से आते थे। और अभी आपने बात की डेथ वैली वाली जी, तो आपने, अगर मैं ये कहूँ उसको सीधे सीधे शब्दों में कि सरकार और खनन माफिया, उनके पीछे खनन माफिया बिना सरकार का नहीं पनप सकता जी, बिना पॉलिटिकल सपोर्ट और बिना एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के वो कोई भी काम नहीं हो सकते, जहां तक मैं समझता हूँ। संजय जी, शहर से प्रेम कौन करेगा? अधिकारी तो प्रेम करेगा नहीं। अधिकारी तो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर टाइम की पोस्टिंग के लिए आता है, तो प्रेम जो करेगा वो या तो शहर के वासी प्रेम करेंगे या फिर शहर का जिसको हमने अपना नुमाइंदा बनाकर भेज दिया, छोटी पंचायत में, बड़ी पंचायत में, जहां पर भेजा वो प्रेम करेगा। अब उसको तो शहर को लूटने से फुर्सत नहीं है। अगर आप इस समय कृष्णपाल जी का जो कार्यकाल है उसमें देखोगे तो सबसे ज्यादा जो अवैध कॉलोनी कटी है वो इन्हीं के कार्यकाल में कटी, सारी की सारी अवैध कॉलोनी। उनके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है। ऐसी प्राइम लोकेशंस के अंदर प्राइम ये अवैध कॉलोनी कट गई, जिनको आज ये पक्की कराते घूम रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी, जो मैं कहूंगा कि अच्छा, उनके अंदर कोई बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। गली नाली, सड़क, सीवर, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा, कोई व्यवस्था नहीं है उसके अंदर। बरसात के अंदर आपके पास भी मीडिया में लोग अपनी फोटोज और वीडियोस बना कर भेजते रहते होंगे। बिल्कुल। सारी तमाम तरह की दुर्घटनाएं, चाहे वो बच्चों को सीवर में गिर के मरने से मौत हो रही हो, चाहे वो किसी प्रेग्नेंट लेडी की करंट लगने से मौत हो रही हो, चाहे वो गौवंश की करंट लगने से मौत हो रही हो, चाहे किसी बुजुर्ग आदमी के स्कूटी से फिसल जाने से उसके हाथ पैर और दांत टूटने का काम हो रहा हो, ये सारे के सारे काम जो है वो इन जो अवैध कॉलोनी जो अब पक्की हो गई उनमें कर दिया है। तो मतलब बात यह है कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ क्या है कि प्राइम लैंड को महंगे दामों में बेच दो। जो हमारे यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, जो सुदूर क्षेत्रों से जो हमारे प्रवासी भाई बहन आते हैं उनको जानकारी होती नहीं है। और ज्यादातर केसेस के अंदर तो क्या है कि कोई डिस्प्यूटेड लैंड है, डिस्प्यूटेड लैंड को आप बेच देते हो जी, ठीक है। उसको पहले खरीद लिया, डिस्प्यूट आपने किसी को बताया नहीं, प्लॉटिंग करके बेच दिया, और बाद में जिसने वो जमीन खरीदी वो सारा का सारा जो डिस्प्यूट है वो उस आदमी के मत्थे आपने मढ़ दिया, जिसने अपनी खून पसीने के पैसे इकट्ठे किए, ना उसकी रजिस्ट्री हो पा रही है, ना उसके कागज पक्के हो पा रहे हैं। और फिर आपको बिजली का मीटर अगर वहां वो लगाने के लिए आवेदन करेगा तो कहेगा जी रजिस्ट्री जमा करो, इसके अंदर रजिस्ट्री उसके पास है नहीं। फिर क्या करेगा कि बिजली महकमे के अंदर भ्रष्टाचार जो इतना व्याप्त हो चुका है कि फिर वो आदमी जो है वो 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपए तक भी एक मीटर लगवाने के पैसे देके आता है। घरों में इन्होंने एक बड़ी अच्छी योजना चला रखी है, हर घर नल हर घर जल। नारे देने में तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है जी। हर घर नल हर घर जल, हर घर नल तो लगा दिया लेकिन उसके अंदर जल नहीं है, ठीक है। तो जल कहां से आ रहा है? जल आ रहा है जी जो टैंकर माफिया चल रहा है, वो टैंकर माफिया जो है वो जल देके जा रहा है घरों के अंदर। टैंकर माफिया कैसे चल रहा है जी? 25-25 गज के प्लॉट लेते हैं, उसके अंदर एक बोरिंग करा देंगे, उसके अंदर वहां से जो टैंकर्स हैं वो पानी भर भर के वो लोगों के यहाँ सप्लाई करते हैं। लोगों को अपने पानी पीने से लेकर और हाथ मुंह धोने तक और कपड़े धोने तक का जो पानी है वो 12 पैसे 14 पैसे प्रति लीटर लेना पड़ रहा है जी। 1200-1400 रुपए से कम का कोई टैंकर नहीं आ रहा है, 1000 लीटर का जो टैंकर आ रहा है, ठीक है जी। फिर पानी ऊपर चढ़ाने के अलग पैसे लेते हैं। तो आप ये देखिए ना कि भाई हम एक स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, हम लोग एक ये बात करते हैं कि एक औद्योगिक शहर जो मानचित्र पर, जो फरीदाबाद के मानचित्र पर अंकित था, जवाहरलाल नेहरू के समय से जो अंकित था, आज की उसकी स्थिति क्या है? आज हम प्रदूषण में नंबर 2 पर आ रहे हैं जी। आज अगर स्मार्ट सिटीज की बात करी जाए तो 200 स्मार्ट सिटीज जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के अंदर 200 स्मार्ट सिटीज का प्लान दिया था, 2024 में हम 194 नंबर के पायदान पे खड़े हैं,
तो मेरा जो बात हमारी जहां से शुरू हुई थी मैं वहीं पर दोबारा लेके आऊंगा उस जी, बात जी। को कि फरीदाबाद के जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है फरीदाबाद को जो चला रहे हैं, जो बड़ी पंचायत में जाकर बैठे हैं, उनके पास फरीदाबाद के डेवलपमेंट का, फरीदाबाद के वासियों के डेवलपमेंट का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई प्लान नहीं है। अगर आप इनसे पूछ लें कि भाई आपने फरीदाबाद के डेवलपमेंट के लिए क्या काम किया, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो संजय जी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई कॉलोनियां कटती कैसे हैं। ये जैसे हमने स्टार्टिंग में जो आपने जिस विषय से आपने बात शुरू की कि फरीदाबाद के ब्लूप्रिंट की हम बात करें, तो देखिए मैं अपने आप को एज ए लीडर देखूं इस शहर के, तो मुझे क्या करना चाहिए कि भाई मेरा फरीदाबाद शहर जो है वो एक औद्योगिक नगरी है। औद्योगिक नगरी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो लेबर्स हैं, जो उसके अंदर काम करने वाले वर्कर्स हैं, जो वहाँ पर इन्वॉल्व होंगे जितने भी लोग हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि भाई उनकी आवाजाही लगी रहेगी, वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको एकोमोडेशन भी चाहिए, वहाँ पर वो रहेंगे भी, तो उनकी व्यवस्था एक प्लान तरीके से क्या नहीं सोची जा सकती, बिल्कुल करी जानी चाहिए। जी जी। हम क्यों उनको प्रॉपर्टी डीलर्स के हाथ में छोड़ देते हैं, हम क्यों उनको भू माफिया के हाथ में छोड़ देते हैं? क्या एक क्या जो यहाँ पर जो इस पूरे शहर को चला रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो सभी इंडस्ट्रीज को बिठाएं, एक बार बैठें, उनके साथ एक मीटिंग लें और उनसे पूछें कि भाई आपके आसपास जो खाली जमीनें पड़ी हैं आपके फैक्ट्रीज के आसपास, वहां पर हम एक प्लान्ड एकोमोडेशन गवर्नमेंट के साथ मिलकर बनाते हैं, तो उससे उनकी भी समस्या सॉल्व हो जाती है। और प्लस आप जो है वो इस तरह की जो मूलभूत सुविधाएं आप जो नहीं दे पा रहे हैं और बाद में आपको उन्हीं कॉलोनीज को पक्की करना पड़ रहा है और फिर आपकी प्लानिंग भी खराब हो रही है। जो 2021 का मास्टर प्लान, 31 का मास्टर प्लान, 41 का मास्टर प्लान, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं ये कॉलोनीज जो है वो बाधक बनती है। फिर आप इन कॉलोनीज को तोड़ते हो, फिर गरीबों के जो स्थान है वो विस्थापित होते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने अपने हिसाब से जो उन कॉलोनीज के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उन्होंने अपने हिसाब से अपनी आजीविका के साधन कर लिए। कोई अपनी फैक्ट्री के आसपास रह रहा है, कहीं पर उसने बच्चों के स्कूल के एडमिशन करा लिए, फिर उनको वो कॉलोनी खाली करने में बड़ी तकलीफ होती है ना। बिल्कुल तो आप ये पूरा का पूरा जो कुचक्र है इसको डेवलप ही क्यों होने देते हो? आप ही के जो थाने और जो चौकियां हैं, इसमें जो साथी आपकी बात को सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, वो इस बात को बड़ा अप्रिशिएट कर पाएंगे कि पुलिस चौकी और थानों तक में भी लेंटर डालने की रिश्वत जाती है, ठीक है जी, कि भाई आप लेंटर डाल रहे हो तो वहां पर कोई ना कोई पुलिस वाला आ जाएगा, 5,000, 10,000, 20,000, जैसा दांव लग जाए वो वैसे पैसे ले जाता है वहां से। बहुत बड़ी बात है पारस जी ने जो कहा कि लंटर डलने के नाम पर, लंटर डलने का काम तो भारद्वाज जी असल में तो नगर निगम का हुआ, नगर निगम का काम है ना जी। लेकिन क्या है कि भाई नगर वो कह देंगे जी अवैध कॉलोनी है, तुम कैसे मकान बना रहे हो यहाँ पे? तो कहेंगे जी हमने तो फलाने डीलर से खरीदा है, इससे खरीदा है, मुकदमा ना भी ये नहीं बना सकते, तो क्या है भाई चलो भाई 5-7 हजार रुपए दे दे, बना ले फिर अपना, ठीक है। तो इस तरह की चीजें बिल्कुल आम वो चलती है। हम तो रोज इस तरह की समस्याएं, इधर सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लोग हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, ठीक है। क्या लगता है कितना रेशो होगा इस चीज का, जो लोग कहते हो कि खासकर मकान बन रहा है अगर, हाँ, तो उसके अंदर बिजली वाले वो मान सकते हैं कि कनेक्शन नहीं देंगे, उसके अंदर मान सकते हैं सीवरेज के कनेक्शन वाले जाएंगे, भाई आपने सीवर क्यों जोड़ लिया है इसमें, आपका अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। मान सकते हैं कि नगर निगम के लोग जाएंगे कि आपका नक्शा पास नहीं है, आपने क्यों बना लिया, लेंटर नहीं डाल सकते। पर आपने जो पुलिस की बात जोड़ी है भारद्वाज जी, देखो जी, ये ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है ये सारी चीजें, मैं आपको इसके कुछ वीडियोस भी हैं वो शेयर कर दूंगा। नवीन नगर एरिया के अंदर पुलिस वालों ने खुद खड़े होकर मकान बनवाए हैं और खुद खड़े होकर मकान तोड़वाए हैं। अगर सरकार के रहनुमा सुनते हो तो वो सुन सकते हैं, एरिया बताया जा रहा है नवीन नगर कि जहां पर पुलिस के लोग जाते हैं, चौकी इंचार्ज सस्पेंड भी हुए हैं उसके अंदर जी, ठीक है। मैं ऑन रिकॉर्ड उनका नाम चाहो तो आपका होगा तो ले लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं, नाम तो कुछ वो नहीं, लेने का जग जाहिर नाम, बिल्कुल बिल्कुल। जो सस्पेंड हुए तो बात ये है कि बहाल भी हो गए होंगे बाद में, खैर वो बहाल भी हो गए हैं, वो तो फिर पोस्टिंग में दोबारा हो गई, वो सब तो चलता रहता है। लेकिन कहने का भाव ये है कि जो मतलब इन्होंने गरीब लोगों के जो मकान है वो खड़े होकर तोड़वाए भी हैं और जिन लोगों ने पैसे पहुंचा दिए उनके मकान बनवाए भी हैं। और ऐसे कम से कम 50 आदमी मैं खड़े कर सकता हूं जो कह देंगे कि जी हमने यहाँ पर एक छोटी सी दीवार खड़ी करने का या लेंटर डालने का या डीपीसी डालने का, ये हमने पैसे जो है वो थानों में पहुंचाए हैं। अब उसके आगे ट्रेल क्या है उन पैसों की, वो एक अलग बात है। तो बात यहाँ पर फिर मैं दोबारा उसको इस पॉलिटिकल उसके ऊपर ही मैं इसको आरोपित करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि अधिकारी को शहर से प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम अगर किसी को होगा, बच्चे की तरह अगर अपने शहर को कोई रखेगा तो वो नेता रखेगा, बिल्कुल, वो जो सत्ता में बैठा हुआ है वो रखेगा। अगर आज कृष्णपाल गुर्जर जी ये कहते हैं कि भाई 2014 के बाद के फरीदाबाद को देख लो, 14 से पहले के फरीदाबाद को देखो, और 14 के बाद जो भी फरीदाबाद के अंदर विकास हो रहा है उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, तो फिर उनको जो इस शहर के अंदर जितना भी भ्रष्टाचार और जितना भी शहर की दुर्गति हो रही है उसकी भी जिम्मेदारी कृष्णपाल गुर्जर जी को लेनी पड़ेगी। वो सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि भाई अच्छी अच्छी तो मेरी और बुरी बुरी तेरी जी, ठीक है जी, वो नहीं कर सकते उसके अंदर। चलिए, आप बता रहे थे जब मैं आपसे बड़खल वाली बात कर रहा था तो आपने कोर्ट का जिक्र किया था, गांव कोर्ट का जी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भाई आप जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं वो शराब के ठेकों और आहतों
और कहीं ना कहीं ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर से आप जो नगर निगम की कमाई है या जो आपके होर्डिंग से कमाई हो रही है, स्लॉटर हाउसेज से कमाई हो रही है, उस कमाई को छोड़कर उस कमाई से ऊपर उठकर भी आप सोचो कि क्या हम फरीदाबाद को एक टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कोट गांव जो है उसके अंदर इस तरह के अर्ली मैन के जो वहां पर जो गुफाएं मिल रही हैं जिसके अंदर उनकी ड्राइंग्स मिलती हैं, उसी तरह की सभ्यता के जो साइंस हैं वो अफ्रीका में जाकर मिले। तो लोग, बहुत सारे लोग जो पुरातत्व प्रेमी जो लोग होते हैं वो उनको देखने के लिए अफ्रीका जाते हैं, वो उनको देखने के लिए हड़प्पा मोहनजोदारो में जाते हैं, वो उनको देखने के लिए राखी गढ़ी जाते हैं, जबकि वो आपकी फरीदाबाद में मौजूद है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है जी। वहां के जो लोकल हैं, जो गांव के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो उनको एक्सकेवेट करते रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि भाई क्या चीज है, लेकिन वो चीजें कभी मीडिया के अंदर नहीं आती। मैं आपको कोट कर दूं कि जब भी कभी भारद्वाज जी हमें समय देंगे, मैं आपको कोट की जो बता रहे हैं कि वहाँ की संस्कृति की अगर झलक है कुछ इस टाइप का मिल रहा है कभी तो हम जा करके और अपने दर्शकों को दिखाएंगे जरूर कि फरीदाबाद में ये सब कुछ भी है। खैर भारद्वाज जी आगे पूरी बात कीजिए। उससे आगे आ जाइए, आप परसोन मंदिर देख लीजिए, ऋषि पारेशर की तपोभूमि बताते हैं उसको, परसोन मंदिर को, लेकिन आप उसकी हालत देख लीजिए वहां पर चलकर, वहां पर आप चल के पैदल परिक्रमा नहीं दे सकते, इतनी बुरी हालत कर रही है। ऋषि पारेशर का जो नाम ले रहे हैं भारद्वाज जी, आप हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, इवन उनका रामायण रामचरितमानस तक में आपको जिक्र मिलेगा, और बड़े गौरव की बात है कि उनका जुड़ाव फरीदाबाद से है। और जो आप ये समझ लीजिए कि जो हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसके अंदर पारेशर ऋषि का बहुत बड़ा योगदान बिल्कुल है, बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें हैं उसको हम डेवलप कर सकते हैं, जिससे अक्रॉस द कम्युनिटी लोग जो आ सकते हैं कि चलो जी यहाँ पर ऋषि पारेशर ने कभी तपस्या की थी और ये बड़ा सौभाग्यशाली क्षेत्र रहा होगा कि जहाँ पर उन्होंने आके तपस्या की। तिलपत गाँव आप देख लीजिए, सूरदास जी, बाबा सूरदास की जो नगरी है, तो सूरदास जी का धाम जो है, जिनको साक्षात राधा वल्लभ जी का अवतार बताया जाता था, और मेरे ख्याल से इस पूरे फरीदाबाद शहर क्या पलवल अक्रॉस तक भी बाबा सूरदास की आस्था है लोगों जी 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 बिल्कुल। और अगर उसको एज अ टूरिज्म के स्पॉट पर डेवलप किया जाए तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात ये कह रहा हूँ कि जितनी आस्था लोगों की वृंदावन धाम में है, जितनी आस्था जो वृंदावन में है, उतनी ही आस्था लोगों की राधा वल्लभ जी का जो धाम, जो तिलपत धाम जो है, वहां पर भी उनकी आस्था उतनी ही हो सकती है, उतनी ही हम बहुत पूरे इंडिया से हम लोग जो है लोगों को यहाँ पर ला सकते हैं एज अ रिलीजियस टूरिज्म के रूप में। लेकिन आज आप तिलपत की हालत देख लीजिए, बड़े शर्म की बात है संजय जी कि तिलपत धाम, जिसको हम धाम की संज्ञा देनी चाहिए, वहां पर आज शराब की दुकानें खुली पड़ी हैं, वहां पर हालत जो है वो ऐसी है जैसे स्लम बस्ती में लोग रह रहे हो। जल्दी मैं आपको तिलपत के सूरदास मंदिर का भी आपको जरूर एक बार दीदार करवाऊंगा, आपको दिखाऊंगा अपने दर्शकों को कि वहाँ की स्थिति क्या है, और आप पूरी बात कीजिए। आप मंगलवार वाले दिन देखा कीजिए वहाँ इतनी भीड़ होती है, वहाँ पर हजारों की संख्या में, क्या 50-50 हजार आदमी आता है वहाँ पर मंगलवार वाले दिन, इतनी बड़ी आस्था है। होली के दिन परिक्रमा चलती है, इस बार शायद 1 लाख से ज्यादा आदमी था परिक्रमा जो करने के लिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप बाबा सूरदास की जो होली की परिक्रमा कर लें और आप गोवर्धन की परिक्रमा कर लें, आपको फल जो है, आध्यात्मिक फल जो है वो उतना ही मिलता है वहाँ पर। ऐसी लोगों की मान्यता है वहाँ पर। लेकिन अगर आप देख लेंगे तो उस परिक्रमा पे चलने के लिए लोगों के लिए कोई ढंग की कोई स्थान नहीं बना रखा कि भाई वहाँ पर लोग अपनी आस्था के केंद्र के, और हम बनाते हैं इसको हिंदुवादी सरकार। तो बताइए किस बात की हिंदुवादी सरकार? गांव कोट की आपने बताया जो सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन विरासत हमारी आदि मानव से जुड़ी, जैसे कहेंगे जी, और जिसके लिए सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है आजकल, एसटी को लेकर के और प्राचीन सभ्यता को लेकर सरकार बहुत कहती है, नंबर 1। नंबर दूसरा, आपने कहा कि बाबा सूरदास की जो गांव धाम तिलपत धाम का दूसरा आपने कहा। तीसरा आपने कहा ऋषि पारेशर की जो भूमि है जी। आप इधर चले जाइए तो जो जमुना से सटे हुए जो गांव हैं, वो अपने आप में आप देखिए लोगों को वाटर बॉडीज देखने के लिए फरीदाबाद के जो लोग हैं वो दूर दूर जाते हैं, पैसे खर्च करके दूर दूर जाते हैं वो। जबकि हमारे यहाँ पर यमुना की जो अगर हम बात करें तो यमुना का इतना सुंदर नजारा है, बाढ़ के समय पर हमने देखा तो ऐसा लगता है कि हम क्या दूसरे किसी शहर के अंदर यहाँ पर खड़े हुए, फरीदाबाद नहीं हो सकता इतना सुंदर जो है। तो लेकिन बात है कि हमने कभी उस तरह की डेवलपमेंट, उस तरह के चीजों के ऊपर कभी आज तक फोकस ही नहीं किया, कभी हमारे शहर को लेकर कोई सोच ही नहीं रही है ना जी। अब ये बराही तालाब था जी जो बीच में फरीदाबाद के बिल्कुल शहर के बीचों बीच बराही तालाब था, जहाँ पर बराही का मेला भी लगा करता था जी। अब वो किन कारणों से सूख गया? आपने जो है जैसी वो पानी जैसे आपने डेवलपमेंट इस तरीके से की, अनप्लान डेवलपमेंट की, आपने अपनी जो सड़कों के जो अलाइनमेंट्स हैं, जो आपके सीवर के जो अलाइनमेंट्स हैं, वो आपने जैसे डिस्टर्ब की तो उससे क्या है कि बराही तालाब के अंदर पानी आना बंद हो गया। जब पानी आना बंद हो गया तो फिर क्या है, सारे शहर के अंदर वाटर लॉगिंग होती है। आपकी जो प्लानिंग है वो इतनी फॉल्टी है कि आज बरसात होते ही पूरा का पूरा फरीदाबाद शहर, चाहे आप जिस क्षेत्र में रहते हो, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, कोई भी किसी मर्जी क्षेत्र में रह रहा हो, वो जल बंद हो जाता है। हम घर से बाहर नहीं निकल पाते,
आते हैं, हमारी गाड़ियां खराब होती हैं, गाड़ी रास्ते में बंद हो जाती हैं और हादसे होते हैं, और कितने सारे उनमें जिन पे नगर निगम के ऊपर एफआईआर हमने खुद दर्ज कराई ये है। सबसे बड़ा नमूना है। हाँ जी, सबसे बड़ा एक नमूना है सरकार की असफलताओं का और गैर प्रायोजित विकास का। गैर प्रायोजित जिसे विकास कहा जाता है, उसका जिसका कोई प्रायोजित नहीं, जिसका कोई खाका तैयार नहीं किया जाता, जहां चाहा वहां निकाल दिया और उसके बाद में लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ता है। ये जी भारद्वाज जी, मैंने आपकी 4 बातें और 5वीं हमारा था अरावली हिल्स। जी जी आपसे एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि देश रोजाना और आपका सेफ फरीदाबाद फाउंडेशन, हम दोनों मिलकर के जो अब के बार इलेक्शन होने जा रहा है फरीदाबाद लोकसभा का, जी हमारा एक एजेंडा होगा कि जो प्रतिनिधि आ रहे हैं, कि चाहे वो कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, उनसे हम मोहर लगवाएंगे कि इन पर वो ध्यान देंगे। बिल्कुल लगवानी चाहिए, बिल्कुल लगवानी चाहिए। उनसे हम कोशिश करेंगे कि जिन मुद्दों को आपने रखा है और जिन मुद्दों को हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर के उन नेताओं से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो फरीदाबाद की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासतें हैं उनका पूरा विकास हो, और ताकि पूरा देश और पूरी दुनिया जाने कि फरीदाबाद और में बहुत क्या चीजें है। हैं जी। अब बताओ, नाहर सिंह स्टेडियम है, इसके ऊपर मैच होते थे, मैं खुद बचपन में मैच देख के आया यहाँ पर, लेकिन आज आप देख लीजिए आदमी से बड़ी घास हो गई है वहां पे जी, ठीक है, आदमी की हाइट से ज्यादा बड़ी घास हो गई है, उस तरफ भैंसे घूमती है उसके अंदर। तो बताओ हमने क्या क्या बना दी नाहर सिंह स्टेडियम का। एक सिंगल स्टेडियम नहीं है हमारे यहाँ पर। सेक्टर 12 का स्टेडियम विपुल गोयल जी के समय पर कुछ डेवलप हुआ, सिंथेटिक ट्रैक वगैरह वहां पर आए। उसके बाद आप देख लीजिए आज अगर आप रात में निकलेंगे तो शायद हो सकता है कि कोई डर भी जाए उसकी रात में स्थिति देखते हुए, ठीक है जी। तो मतलब बात ये कि हम अपने फरीदाबाद शहर के ऊपर तो कुछ वो कर ही नहीं रहे कि हमारे पास कहीं बाहर से लोग आए और वो पैसा लेके आए और हमारे फरीदाबाद शहर के अंदर खर्च करें। नाहर सिंह का जो पैलेस है उसको देख लीजिए, एक बैंकेट हॉल बनाकर छोड़ दिया आपने उसको, ठीक है। उसके आप कहीं पर भी कोई उसके बारे में चर्चा नहीं है उसके बारे में, जबकि वो जो जाट समाज है उनका एक बहुत ऐतिहासिक धरोहर है नाहर सिंह का जी का महल जो है। ऐसे बहुत चीजें हैं फरीदाबाद के अंदर। यहाँ पर एक मकबरा होता था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ क्या वो नाम था, वो खत्म कर दिया। जहाँ पर ये QRG हॉस्पिटल बना हुआ है, इसके पीछे होता था, सब खत्म कर दिया। जो हमारे दर्शक फरीदाबाद से हैं, जिन ऐतिहासिक धरोहरों की हम बात कर रहे थे, अगर आपको भी लगता है कि कुछ फरीदाबाद के अंदर इनके अलावा भी कुछ है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि उनको लोकसभा चुनाव के अंदर हम एक मुद्दा बना सके फरीदाबाद का। भारद्वाज जी, ये तो सारी बातें हुई जी। एक आपसे एक अंतिम डिस्कशन पर चलते हैं। एक चीज और बीच में भूल गया, मोहना का मंदिर है जी, माँ काली का मंदिर है मोहना में। आप को शायद में बड़ी भीड़ होती है वहां पर, मैंने भी सुना है। आप उसके बारे में शायद आपको पता नहीं जानकारी है। मैंने वहां के जो लोकल लोगों से, मैं गया तो नहीं हूं, पर वहां का सुना। जो लोकल लोगों की जो माँ कालका का मंदिर दिल्ली में है, उसकी जो ज्योति है वो ज्योति प्रचंड यहीं से होकर वहां पर गई है, कालका जी में गई है। जो एक्चुअली में जो पांडवकालीन मंदिर है वो मोहना वाला मंदिर है, लेकिन इसके बारे में किसी ने आज तक जानकारी नहीं दी। आप गूगल पे पढ़ लीजिए आप, और वहां के जो लोकल लोग हैं वहां से बात कीजिए। तो एक्चुअली में पांडवों ने जब अपना अज्ञातवास काटा था तो उस समय पर उन्होंने विजय के लिए यहीं पर पूजा अर्चना की थी इसी काली के मंदिर में। तो हम ऐसी ऐसी चीजें जब तक लोगों को बताएंगे नहीं, जब तक लोगों के सामने लेके नहीं जाएंगे, तो हम कहां से अपने शहर की जो खूबसूरती है उसको कैसे बताएंगे। तो भारद्वाज जी, एक अंतिम बात आपसे चलते हैं, क्योंकि समय की भी मर्यादा होती है जी। फरीदाबाद के अंदर औद्योगिक विकास की और कितनी संभावनाएं हैं? आपको क्या लगता है, क्या फरीदाबाद के अंदर संभावनाएं तो हमेशा ही रहती हैं, संभावनाएं तो कभी खत्म नहीं होती हैं जी। अभी बहुत सारा क्षेत्र पड़ा, लेकिन भाई बात यह है कि भाई अब मैं फिर किसी एक व्यक्ति का नाम ना लेते हुए, लेकिन अगर मैं कहूं तो शायद जमीनों की जो भूख है वो नेताओं की खत्म नहीं हो रही है, तो विकास के लिए जमीन कहां से आएगी। अभी मैं कल परसों एक कृष्णपाल जी का बयान सुन रहा था, जिसमें वो कहते हैं जी फरीदाबाद में मदर यूनिट नहीं लग सकती क्योंकि जमीन बड़ी महंगी हो गई है यहाँ पे, यहाँ करोड़ों रुपए की जमीन हो गई है। तो बात यह है कि भाई जब प्राइवेट हाथों में सारी जमीन चली जाएगी तो उसके रेट तो बढ़ेंगे। बात यह है कि भाई हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है। ये तो वो वाली बात हो गई कि जी मैं अपने बच्चे को खाना इसलिए नहीं खिला सकते क्योंकि खाना जो है वो सब लोगों ने खा लिया। अरे भैया, सब लोगों ने खा लिया तो पहले प्रायोरिटी तो बच्चा था ना भाई, ग्रोथ की जरूरत तो उसको है। आप अपनी जमीनें कहीं और खरीदते हैं, आप अपनी जमीनें फरीदाबाद में ना खरीदते, आप पहले शहर के लिए मदर यूनिट की कैसे आवश्यकता है, कैसे हम 3-4 हजार 5 हजार लोगों को नौकरी का व्यवस्था कैसे बना दें, उस तरह के आपके चिंतन होना चाहिए, लेकिन चिंतन है नहीं किसी भी तरीके का, है ना। तो ये बहुत सारी तमाम तरह की बातें हैं। तो अब तो चुनाव आ रहा है, तो मुझे लगता है कि जनता शायद इन चीजों के, हम तो जागरूक करते रहते हैं। चुनाव में जनता भी अपने मुद्दे खुद बनाती है, और जो मैंने पहले शुरू में कहा था कि जब राजनीतिक लोग, जो खासकर जनप्रतिनिधि जिनको बनना होता है, जब वो अपने दायित्वों को भूलते हैं तो फिर ड्यूटी बनती है समाज की और जनता की, और समाज और जनता हमेशा अपना दायित्व पूरा किया करती है, हमेशा करती है। तो संभवतः फरीदाबाद की जनता भी अपना कुछ आगे अच्छा प्लान करेगी। और इसके साथ ये जरूर है कि जो अब चुनाव के अंदर जो नेता आएंगे, जिन लोगों को टिकट होगा,
फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर 2 बार सांसद हैं, अब की बार फिर उनको टिकट मिला है बीजेपी से। कांग्रेस से जो लोग आएंगे, कांग्रेस वालों से भी पूछेंगे कि उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी, और कृष्णपाल जी से भी पूछेंगे कि चलो जो 10 साल गई, हम तो ये कहते हैं बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले, तो आगे क्या प्लान उनका होगा, आगे क्या सोच रखेंगे, इसको लेकर के अपना एजेंडा जब तक शहर नहीं बनाएगा तब तक जनप्रतिनिधि कुछ नहीं करते जी। तो भारद्वाज जी आपके साथ और जो और फरीदाबाद के जो और लोग एनजीओज हैं उनके साथ मिलकर हम भी एक एजेंडा जरूर बनाएंगे, और वो फरीदाबाद के जनप्रतिनिधियों जिनके जब वो चुनाव का मैदान में होंगे तो उनसे ज़रूर बात किया करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो उन मुद्दों पर बात करें। नहीं, बिल्कुल संजय जी, देखिए, और मीडिया का तो मैं मानता हूँ कि इतना बड़ा रोल है समाज के, क्योंकि समाज का एक प्रतिबिंब ही है, समाज का एक आईना ही है। और अगर हमारी जैसी संस्थाओं की आवाज़ आप जैसे बड़े मीडिया चैनल्स अगर नहीं उठाएंगे तो हमें कौन सुन रहा है, पब्लिक को कैसे पता चल रहा है? अवेयरनेस में सबसे बड़ा रोल तो आपका ही है। हम जो भी कुछ आज बोल पा रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ द मीडिया, जो है ना जी, कि जो आप लोगों ने, हमने लोगों से बातचीत करी, हमने उनके दर्द को समझा और आप लोगों ने दिखाया, उस वजह से हमें भी चीज़ों की जानकारी हुई। भाई हमने भी यहीं से सीखा, हम कोई कहीं से कोई किताब पढ़ के तो सीख के आए नहीं, किताबों में तो चीजें मिलती नहीं है। ये तो इंटरेक्शन होता है, मीडिया से इंटरेक्शन होता है, तो आपका बहुत अहम रोल है। और आप जैसे चैनल्स जो हैं वो बड़ा सक्रियता से अगर अपना रोल निभाते हैं तो डेफिनेटली शहर का बिल्कुल प्रयास होगा कि आपकी और शहर की, और मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि सबसे बड़े मुद्दे जनता के होते हैं। चुनाव जनता का होता है, हमेशा चुनाव जनता ही लड़ा करती है। ये नेता केवल एक चेहरे होते हैं और जनता तय करती है कि कौन से चेहरे पर, कौन से मस्तक पर तिलक लगा देना है। तो ये राज तिलक का समय है, जिसको राज तिलक ही कहा जाता है। तो इसके लिए जो तैयारियां हैं वो पॉलिटिशियन तो कर रहे हैं। एक बार आपसे फिर हम कहेंगे कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर हमें बताएं कि क्या हो सकता है और इसके लिए क्या नया किया जाना चाहिए। और जब राजनेता वोट मांगने के लिए आपके बीच में होंगे तो हम भी आपकी आवाज़ बन के उनसे ज़रूर पूछेंगे और उनसे कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए उन लोगों से कहें जो जनप्रतिनिधि बनने की तैयारी में हैं कि ये जनता के मुद्दे हैं और आपको इन पर काम करना होगा। तो भारद्वाज जी, आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेंगी, आगे भी आपसे बात होती रहेंगी, और कोशिश करेंगे कि फरीदाबाद को एक अच्छा और सुंदर शहर बनाने में हम और आप मिलकर के अपनी भूमिका का निर्वहन करते रहें। जी। तो आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।